नमस्कार, मैं दिलीप सिंह एक बार पुनः आपका ई व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। पिछले भागों में हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों की बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के समानता के मूल अधिकार के बारे में पिछले भाग में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में स्थान दिया गया है, जिनमें प्रत्येक अनुच्छेद के अंतर्गत पृथक पृथक प्रकार की स्वतंत्रताओं को वर्णित किया गया है तथा उनके बारे में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि प्रत्येक नागरिक के विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, अतः भारतीय संविधान के उक्त उद्देश्य से होकर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। चूंकि प्रत्येक विधि अपनी तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम होती है, अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश काल के अनुभव से सबक लेते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में मूल अधिकारों में स्थान प्रदान किया है। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान संविधान में उल्लेखित की गई हैं। मूल संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जहां 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित थीं, वहीं 44वें संविधान संशोधन के उपरांत एक स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया तथा वर्तमान में उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ही वर्णित की गई हैं। अब हम इन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) के उपखंड क में उल्लेखित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। विचार एवं अभिव्यक्ति को वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है, जो किसी लोकतंत्र की नींव और उसकी परिपक्वता की निशानी होता है। भारतीय संविधान में विचार एवं अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, भाषण देने तथा अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत न केवल अपनी बात किसी व्यक्ति तक पहुंचाने, अपितु न्यायालय में वाद आदि दायर करने अथवा विधिक राहत प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में चूंकि प्रेस, मीडिया आदि की स्वतंत्रता को पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अनेक न्यायिक निर्णयों में न्यायपालिका द्वारा यह कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता भी उल्लेखित है। चूंकि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगता है, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को भली भांति जान लिया था कि स्वतंत्रताओं को निरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता है, अतः उन्होंने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए हैं। मूल संविधान में जहां केवल राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात तथा मानहानि
आदि आधारों पर ही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे, वहीं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रतिबंधों में कुछ वृद्धि की गई तथा यह कहा गया कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सदाचार या शिष्टाचार पर आघात, सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय का अपमान, मानहानि तथा अपराध के लिए उकसाने की किसी कार्रवाई को भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 16वें संविधान संशोधन द्वारा तो भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए एक नया प्रतिबंध जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से पृथक होने के संबंध में प्रचार प्रसार आदि करे तो उसकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में उल्लेखित एक अन्य स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह निरायुध होकर अर्थात बिना किसी हथियार के और शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। उसे इसके अंतर्गत हड़ताल के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। इस व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला, भारत की एकता और अखंडता। दूसरा, सार्वजनिक व्यवस्था। तीसरा, संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। अर्थात उपयुक्त 3 आधारों पर किसी विशेष शांतिपूर्ण सम्मेलन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे यदि लोक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो अथवा भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो तथा यातायात व्यवस्था के बिगड़ने का यदि अंदेशा हो तो भी निरायुध सम्मेलन को नियंत्रित किया जा सकता है अथवा उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत के नागरिकों को भारत क्षेत्र में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है और वे अपने कार्य अथवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किन्हीं विशिष्ट संगमों या संघों का निर्माण कर सकते हैं, किंतु यह संगम या संघ निर्माण करने की व्यवस्था निरपेक्ष नहीं है। इस पर भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे युक्तियुक्त प्रतिबंधों में भारत की एकता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि भी सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान की उक्त स्वतंत्रताओं के अंतर्गत निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता भी उल्लेखित है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण की अनुमति प्रदान की गई है कि वह किसी भी क्षेत्र भारत राज्य के संघ क्षेत्र में किसी भी भाग में जा सकता है, किंतु उक्त अबाध संचरण को 2 आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला, आम लोगों का हित। यदि किसी सामान्य व्यक्तियों के हित को देखते हुए निर्बाध संचरण पर प्रतिबंध लगाना हो तो वह युक्तियुक्त माना जाता है। इसी प्रकार किसी अनुसूचित क्षेत्र में जिसमें कि कोई विशिष्ट संस्कृति का पालन करने वाली जनजाति आदि रहते हों तो उस क्षेत्र में भी किसी नागरिक के जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निर्बाध संचरण के अंतर्गत 2 प्रकार की संचरण की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला, आंतरिक और दूसरी बाह्य। आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक को पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि बाह्य संचरण के अंतर्गत किसी नागरिक को भारत से बाहर जाने पर भारत वापस लौटने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता की बात करें तो वह है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। पहली, स्थायी निवास की स्वतंत्रता, दूसरी अस्थायी निवास की स्वतंत्रता। स्थायी निवास के अंतर्गत कोई नागरिक किसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास कर सकता है,
वहीं व्यक्ति वहीं अस्थायी निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई नागरिक किसी स्थान पर निवास कर सकता है जब तक कि उसका वहां रहना आवश्यक हो अथवा उसका कोई विशिष्ट प्रयोजन वहां रहने के लिए हो। निवास की स्वतंत्रता पर भी उक्त दो आधारों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो कि निर्बाध संचरण पर लगाया गया था, जैसे कि आम लोगों का हित तथा किसी अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण आदि। संविधान के अंतर्गत अगली स्वतंत्रता जो भारतीय नागरिकों को दी गई है वह है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार अपनाने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक किसी भी प्रकार की आजीविका अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा वह अपनी इच्छा का कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। यह व्यवसाय या वृत्ति की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, इस पर भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे नशीली दवाओं के कारोबार को प्रतिबंधित किया गया है, महिलाओं या बच्चों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित किया गया है, खाद्य पदार्थों आदि को प्रतिबंधित किया गया है तथा किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए किन्हीं पेशेवर योग्यताओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर राज्य स्वयं भी पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी व्यवसाय आदि को अपने नियंत्रण में रखकर जारी रख सकता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है और अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अपराध के लिए दोषी हैं उन्हें भी कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं अपराध के संबंध में और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रदान की गई है। ऐसी 3 रियायतें मुख्यतः इस अनुच्छेद के आधार पर घोषित की गई है। पहली, किसी विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होना, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसी विधि के द्वारा दंड दिया जा सकता है जो कि अपराध करने के समय लागू थी। अर्थात यदि किसी अपराधी के द्वारा वर्तमान में कोई अपराध किया गया है तो उसे वर्तमान विधि द्वारा के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, न कि किसी ऐसी विधि द्वारा जो अपराध करने के उपरांत बनाई गई हो और उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया हो। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध किया गया है, अर्थात किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या अधिक न्यायालयों द्वारा अथवा एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। किंतु सरकारी कार्मिकों के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं है। उनके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए उनके विरुद्ध न केवल न्यायालय के द्वारा दंडिक कार्रवाई की जा सकती है अपितु उनके संबंधित विभाग के द्वारा भी किसी अन्य प्रकार की दंडनीय कार्रवाई अथवा दंड से भी उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु यदि कोई अपराधी या व्यक्ति स्वेच्छा से अपने विरुद्ध कोई गवाही देना चाहता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 21 का भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में समाप्त अथवा निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है तथा यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने अनेक अपने निर्णयों में वर्णित किया है तथा इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी सम्मिलित किया गया है जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के
गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार सम्मिलित किया गया है। वास्तव में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में न केवल जीवन की स्वतंत्रता अपितु गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार, जीवन रक्षा के अधिकार, निजता के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार तथा 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के अधिकार आदि को भी सम्मिलित किया गया है। 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया तथा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। करते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत या गिरफ्तारियां दो प्रकार की होती हैं। पहली दंड विषयक और दूसरी निवारक निरोध। दंड विषयक गिरफ्तारियों में अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर, जबकि निवारक निरोध गिरफ्तारी को एहतियात के तौर पर किसी अपराध के घटित होने अथवा किसी अपराध के घटित होने की आशंका के मद्देनजर किया जाता है। अनुच्छेद 22 में दो भाग हैं, जो कि पहले भाग के अंतर्गत साधारण कानूनी मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त हैं, जैसे गिरफ्तार करने के कारण बताने का अधिकार, वकीलों से परामर्श और पैरवी कराने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करने का अधिकार तथा मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। उल्लेखनीय है कि साधारण दंड विषयक संबंधी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये किसी विदेशी व्यक्ति को अथवा निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, अपितु अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध कानून न केवल संकट काल में अपितु सामान्य काल में भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के प्रावधान के परिणाम स्वरूप भारतीय संसद द्वारा अनेक निवारक निरोध संबंधी कानून बनाए गए हैं, जैसे टाडा, पोटा, मीसा आदि। इस प्रकार इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले भाग में हम एक बार पुनः भारतीय संविधान के मूल अधिकार विषयक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।